हेलो साथियों, नमस्कार। जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जीएसटी से बेसिक कंसेप्ट से लेके आपको प्रैक्टिकल पोर्टल तक आपको सही जानकारियां इस कोर्स में आपको प्रोवाइड हम करेंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पहली बार आपको ये क्लास मिल रहने जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस कोर्स में आपको बिल्कुल रियल लाइफ चीजें सिखाई जाएंगी। आप सभी क्या है कि प्रैक्टिस कोर्स को जरूर कीजिएगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स आप कंप्लीट करके हमारे साथ आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप आज डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपका जीएसटी क्या होता है आपको आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, ये सब टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट एंड सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है, आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, ये सभी जो टॉपिक है आपको आज क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि जीएसटी क्या है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जीएसटी आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुड एंड सर्विस टैक्स है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर या उपयोग कर इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को आपको जीएसटी में किया गया था। जीएसटी टैक्स इसलिए आया था कि वन नेशन वन टैक्स के तहत लाया गया था, जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। जैसे में जीएसटी का जो टैक्स है वो आपको किस पे लगता है, गुड्स पे लगता है, और आपका सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं उस पे आपको जीएसटी देना होता है। जीएसटी को भारत के अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स और इस तरह के कुल 17 करों को बदलने और एक राष्ट्र एक टैक्स के उद्देश्य से लाया गया था। जैसे कि अभी हमने बात किया कि वन टैक्स वन नेशन के तहत जीएसटी को लाया गया था, क्योंकि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था इसका अलग अलग टैक्स आपको देना पड़ता था, जिसमें आपका इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, ये आपको अलग अलग देना पड़ता था। लेकिन ये जीएसटी को जब आया तो जीएसटी का मकसद यही था कि वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी को लाया गया। ठीक है, जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था। 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था पूरे भारत में। ठीक है, 29 मार्च 2017 को पारित किया गया था। ठीक है, जो कि लोकसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में पारित हुआ था। और उसके बाद आपको 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि जीएसटी एक व्यापक या बहुमांशिक गंतव्य आधारित आधारित कर कॉम्प्रिहेंसिव या मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, एक व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसमें कुछ राज्यों को करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है। जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था उसको आपको एक जीएसटी एक नाम दे दिया गया है, जिसमें सिर्फ आपको सभी टैक्सों को मिला के एक जीएसटी बना दिया गया है। समझ गए, जितने भी हमारा एक्साइज टैक्स हो जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एडेड टैक्स हो जाता है, वैट हो जाता है, इसको सब एक को इकट्ठा करके और एक जीएसटी बना दिया गया। ठीक है, यह बहुत मंचीय या मल्टी स्टेज भी है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में हर कदम पर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के अलावा अन्य उत्पादन के विभिन्न चरणों में सभी पक्षों को वापस कर दिया जाता है। समझते रहिए बिल्कुल स्टेप वाइज। उसके बाद आपको यह गत आधारित पर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाया गया, क्योंकि यह इसे वस्तुओं या सेवाओं की खपत के स्थान से प्राप्त किया जाता है, न कि उस स्थान से जहां से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन हुआ है। यहाँ पे कहना यह है कि जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो वहां तो आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ है, जिस राज्य में सेल हुआ है वहां से हमें टैक्स मिला है, तो इसीलिए डेस्टिनेशन रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए सपोज डेट कि आपका एग्जांपल है कि अगर जो यूपी में आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ और आपका उत्तराखंड में प्रोडक्ट बिका, ठीक है, तो टैक्स किसने पे किया, यूके के कस्टमर्स ने पे किया, ना ही कि यूपी वालों ने पे किया। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन टैक्स लगेगा। यूके में अगर सेल हुआ है तो उसको यूके वालों को दिया जाएगा टैक्स। ठीक है, यही इसमें लागू किया गया है। और आगे चलते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद जीएसटी का शासी निकाय है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया, जो कि जीएसटी बॉडी को पूरा मेंटेन करता है, मैनेज करता है, जिसमें कुल 33 सदस्य हैं, जिसके अंतर्गत 2 सदस्य केंद्र सरकार के हैं और 28 राज्य सरकार और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है,
जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार अध्यक्ष के रूप में, एक केंद्रीय राजस्व और वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार सदस्य के रूप में, एक प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त या कराधान मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य मंत्री सदस्य के रूप में। कुल 28 राज्य प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्त या कराधान मंत्री या प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित अन्य मंत्री सदस्य के रूप में 3 सदस्य मांगे गए। जैसे कि कहना है कि जीएसटी जब एक बॉडी बनाया गया तो हर राज्य से एक हमें सदस्य की जरूरत पड़ती है, 3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। तो हर राज्य से एक बुलाया गया मुख्यमंत्रियों को और उसमें पारित किया गया है कि 3 से आपके जो जीएसटी है, जो जीएसटी का जो बॉडी है वो हर हमारे स्टेट में होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक सदस्य बनाए गए और सदस्य बना के एक जीएसटी का निवारण किया गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपका नेक्स्ट पेज है कि जीएसटी परिषद जो है भारत में वस्तु और सेवा कर गुड एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में किसी भी कानून या विनियमन की संशोधित करने या समेटने या खरीदने के लिए सर्वोच्च सदस्य समिति है। जीएसटी परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीताराम है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। श्री सीताराम जी राम जो है निर्मला सीताराम है, जो कि द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जो वित्त मंत्री होते हैं वो सभी राज्यों के जो होते हैं वो शामिल होते हैं जब भी हमारा बजट आता है। ठीक है, जीएसटी परिषद भारत में किसी भी संशोधन या नियम या वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी दर जीएसटी रेट परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वस्तुओं और सेवाओं को कर रहे संग्रह के लिए 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में विभाजित किया गया है। पहला आपका जो है वो 0% पे आपको टैक्स प्रोवाइड करना है। आपको आगे बताएंगे कि 0% कौन से प्रोडक्ट पे लगता है। 5%, 12% और 18% और 28%। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादन माध्यम के पे और बिजली पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगाया जाता है और इसके बजाय इन पर अलग अलग राज्य सरकार द्वारा अलग अलग कर लगाया जाता है। समझते रहिए कि आपको पेट्रोलियम को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि आपका बिजली का जो है वो आपको जीएसटी में नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये जितने भी पेट्रोलियम है वो स्टेट पर गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। आपका जो बिजली का है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, इसमें आपका जीएसटी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े स्टूडेंट कि जीएसटी को हम कैसे पहचान सकते हैं। जीएसटी पहचान संख्या क्या हो सकता है, तो जिसे जीएसटी पहचान गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क होता है के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन को सौंपा गया होता है। जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको जीएसटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि जो जीएसटी का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। जो शुरू के जो 2 अंक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। क्या होते हैं, स्टेट कोड होते हैं। और उसके बाद आए जो बीच के जो आपके ये डिजिट्स होते हैं वो आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे 1 जो दिया गया होता है आपका एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन स्टेट। ठीक है, ये आपको नंबर दिया गया होता है। बात करें जेड का, तो जेड आपका होता है अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होता है। और जो ये 5 होता है आपका चेक सम डिजिट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जीएसटी को पहचान सकते हैं। आप अपना पैन कार्ड जो होता है आपके ये पैन कार्ड होते हैं। शुरू के 2 नंबर छोड़ के आपके लास्ट के 3 नंबर छोड़ के आपका क्या होता है, पैन नंबर होता है। ठीक है, जिससे आपको जीएसटी नंबर इस तरीके से आपको मिलता है। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जीएसटी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा डिजिट क्या होता है आपको जानकारी होना चाहिए। तो शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं आपके स्टेट कोड होते हैं। अगले की बात करें, अगला जो है आपका उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि 27 या 15 इलेक्ट्रॉनिक पैन सहित नंबर, पहले शुरू के 2 अंक के राज्य के कोड होते हैं। 15 अंक टोटल होते हैं आपके जीएसटी नंबर में। शुरू के जो 2 अंक होते हैं वो राज्य कोड होते हैं, जैसे कि 27 महाराष्ट्र का है, 7 जो है वो दिल्ली का है और अगले 10 अंक जीएसटी के पंजीकृत करने वाले व्यक्ति के पैन कार्ड नंबर होते हैं। 10 अंक जो होते हैं आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं। आखिरी के 3 अंक 1Z5 रैंडम जोनल कोड होते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। टोटल जो आपके नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। और आपके जो शुरू के 2 अंक जो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होता है। ठीक है, और लास्ट के जो 10 डिजिट जो होता है आपका पैन कार्ड होता है और लास्ट के जो 3 डिजिट होता है वो आपका जोनल कोड होता है, मतलब रैंडम कोड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है और एक इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है,
मेरे प्यारे साथियों, आप सभी क्लास में बने रहिए कंटिन्यूअस। आप सभी को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, बात करते हैं कि जीएसटी में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय को हिंदी में राज्यतरण और इंटर स्टेट को अंतर्राज्यीय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? तो राज्य ग्रंथ और एक्स्ट्रा स्टेट सप्लाई किसी भी राज्य के अंतर्गत होने वाले खरीद और बिक्री को इंट्रा स्टेट सप्लाई या राज्य तरंगत आपूर्ति कहा जाता है। जैसे किसी माल का उत्पाद महाराष्ट्र राज्य में हुआ और उसका उपयोग भी महाराष्ट्र राज्य में हुआ, तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, या उसको कहेंगे। अब समझते रहिए कि एग्जांपल्स अगर हम समझते हैं, जैसे में मान लीजिए कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जो हमारा प्रोडक्ट बना, वो क्या बना? यूके में बना। यूके में ही उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया गया। तो आपका क्या हुआ? यूके में बना और यूके में ही सेल हो गया, तो आपका क्या हो जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाता है। समझते रहिएगा। बात करते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए कि यूके में आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, आपका जो है यूपी में जाके सेल हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, समझ लेते हैं। अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट सप्लाई, जब दो राज्यों के बीच कोई खरीद और बिक्री होती है, उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी माल का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हुआ और उसका उपयोग गुजरात राज्य में हुआ, तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई अंतर्राज्य को कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र की यहाँ बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में आपको क्या किया गया? मैन्युफैक्चरिंग हुआ और गुजरात में आपको सेल किया गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुआ और गुजरात में जो हुआ वो सेल हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। गुजरात में आपने मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र वाले ने आपको क्या किया है? माल को परचेस किया है, तो भी आपका वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि टाइप्स ऑफ जो जीएसटी है वो सी जीएसटी है, एस जीएसटी है, यूटी जीएसटी है और आई जीएसटी। ठीक है, चार तरीके की आपके टैक्स लगते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी के साथ में आपको इंटर स्टेट है और ये इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है। ठीक है, इंट्रा स्टेट में आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी को पे करना होता है डायरेक्टली, आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रख लेता है ये टैक्स को। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्कस करें इंटर स्टेट का, इंटर स्टेट जब भी हमारा माल खरीदता है या बेचता है, तो उसके लिए आपको सिर्फ आईजीएसटी देना होता है। आईजीएसटी आपको देना होता है। आईजीएसटी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिसाइड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर किस स्टेट में सेल हुआ है। ठीक है, अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो राज्य है वो आपका यूपी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपका है वो यूपी है, आप सेल किए हैं यूके में, तो आपका जो होगा वो जो ये आईजीएसटी जो पे करेगा वो आपको यूके वाले को करेगा, यूपी वाले को नहीं करेगा। समझ सकते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और इन जीएसटी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जैसे में आपका इंटर स्टेट होता है तो आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है। अब बात करें कि यूटी जीएसटी क्या होता है। यूटी जीएसटी जो कि ई एस जीएसटी जैसा ही आपका यूटी जीएसटी होता है। यूटी जीएसटी मतलब अन टेरिटरीज आपका स्टेट होता है, जो कि अनुशासित देश जो होते हैं, राज्य होते हैं, जो कि आपको वहां आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली हमारा कोई राज्य नहीं है। ठीक है, वो दिल्ली क्या है? कोई राज्य नहीं है, तो वहां पे आपको यूटी जीएसटी आपको देना होता है। ठीक है, आईजीएसटी आपको हमने बता ही दिया कि आईजीएसटी क्या होता है। इंटर स्टेट आप सप्लाई करते हैं तो आपको आईजीएसटी देना होता है। ठीक है, तो आपको सीजीएसटी क्लियर हो गया होगा। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटी जीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है। ये जो अनुशासित राज्य होते हैं, जो यूटी जीएसटी होते हैं, तो उसको आपको वहां पे देना होता है। एसजीएसटी की जगह पे आपको सीजीएसटी और यूटी जीएसटी देना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से आप चीजों को समझिए। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी जो होता है वो आपको चार तरीके का होता है। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है, जो कि आप यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं कि जीएसटी जो होता है वो इंट्रा स्टेट होता है और इंटर स्टेट होता है। दो तरीके से आपको जीएसटी पे करना होता है।
अगर इंट्रा स्टेट है तो आपको सिर्फ CGST और SGST पे करना होता है। आपको नीचे देख सकते हैं SGST की जगह पे आपको UT/GST यहाँ पे शो हो रहा है। तो SGST अगर जब आप पे नहीं करते हैं, जिसमें राज्य किसी में नहीं होता, आप अनुशासित राज्य में हैं, तो आपको CGST और UT/GST आपको पे करना होता है। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे कि इंट्रा स्टेट का किस तरीके से आप टैक्स को पे करते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट में आपको IGST पे करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप चीजें ये समझ गए होंगे टाइप ऑफ GST कितने प्रकार के होते हैं और क्या वर्क है। ओके, अगले तरफ बढ़ते हैं कि CGST क्या है। GST कानून के तहत CGST का पूर्ण रूप सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, इसे CGST अधिनियम 2017 के रूप में कहा जाता है। जब किसी राज्य में किसी वस्तु या सेवा की इंट्रा स्टेट सप्लाई राज्यकृत आपूर्ति के अंतर्गत आपूर्ति होती है, तो उस माल या सेवा पे जो GST दर लागू होती है, उसका आधा हिस्सा CGST के तहत केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। CGST आप समझ गए होंगे, GST हमने काफी समझा भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि 100 रुपए के माल का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हुआ और उसका उपयोग भी महाराष्ट्र राज्य में ही हुआ, तो उस माल पर GST अधिनियम के तहत 18% GST रेट से कर वसूलना है। तो 100 रुपए का 18% 18 रुपए का GST टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें आधा हिस्सा यानी 9 रुपए केंद्र सरकार को CGST के अंतर्गत रूप प्राप्त होगा। ठीक है, 100 रुपए का अगर किसी ने माल खरीदा और वहां पे आपको 18% GST आपने लिया, तो आपको 9% आपको CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है CGST के तहत 2017 के तहत GST के रेट टैक्स पे। ठीक है, तो CGST आप समझ गए होंगे CGST जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगला जो है आपका नेक्स्ट है जो कि SGST की बात करें, तो SGST हमारा जो होता है, SGST भारत में GST के कर घटकों में से एक है। CGST अधिनियम का विस्तार राज्य के माल और सेवा कर से है। GST राज्य माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब किसी राज्य में किसी माल या सेवा की इंट्रा स्टेट सप्लाई राज्य तंत्रगत आपूर्ति के अंतर्गत आपूर्ति होती है, तो उस माल या सेवा पे जो GST दर लागू होती है, उसका आधा हिस्सा SGST के तहत राज्य सरकार को प्राप्त होता है। SGST का आप समझ गए होंगे कि 2017 के अंतर्गत जो आपको SGST लाया गया है, उसके तहत इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होता है, तो आपको क्या करना जाता है कि एक 9% आपको क्या CGST को दिया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं कि उदाहरण एक बार समझ लेते हैं कि 100 रुपए का माल का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हुआ और उसका उपयोग भी महाराष्ट्र राज्य में ही हुआ, तो उस माल पर GST अधिनियम के तहत 18% GST से कर वसूलना होता है। ठीक है, तो 100 रुपए पर 18% GST अगर लगा तो 18 रुपए का GST का टैक्स वसूला जाएगा। 100 रुपए पे 18 रुपए आपको टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें आधा हिस्सा यानी 9 रुपए राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार GST अंतर्गत प्राप्त होगा। इससे समझ गए होंगे, 100 रुपए का आपने माल बेचा और 100 रुपए में आपको 18 रुपए का आपका क्या हो गया, टैक्स बन गया। तो 18 रुपए का जो टैक्स बना वो 9 रुपया CGST का हो गया, 9 रुपया आपका SGST का हो गया। ठीक है, तो 9 रुपया जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और 9 रुपया जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि CGST किस तरीके से वर्क कर रहा है और SGST जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगले तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अगला टॉपिक है कि UT/GST क्या है। ठीक है, UT/GST अधिनियम का विस्तार यूनियन टेरिटरी गुड्स, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र जो शासित प्रदेश हैं जो सामान और सेवा कर में से हैं, जब किसी केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी माल या सेवा की इंट्रा स्टेट सप्लाई राज्यगत आपूर्ति के अंतर्गत आपूर्ति होती है, तो उस माल या सेवा पे जो GST दर लागू होती है, उसका आधा हिस्सा UT/GST के तहत केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को प्राप्त होता है। नीचे आपका UT की लिस्ट दी गई है, जिसमें जितने हमारा यूनिटरी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जो है आपका, मेरे प्यारे साथियों, जो कि आप देख सकते हैं कि UT/GST जो है आपका अंडमान एंड निकोबार है, आपका लक्षद्वीप है, आपका दादरा एंड नगरी हवेली है, आपका नेक्स्ट जो है आपका दमन एंड दीव है, और चंडीगढ़ है, और अदर टेरिटरीज भी हैं जो कि वहां पे आपको UT/GST आपको देना होता है। जैसे कि हम बात करें जैसे SGST है, ऐसे ही हमारा UT/GST है।
ठीक है। 100 रुपए के माल का उत्पादन चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में हुआ और उसका उपभोग की चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में ही हुआ, तो उस माल पर जीएसटी अधिनियम के तहत 18% जीएसटी रेट से कर वसूलना है। तो 100% 100 रुपए पर 18% आपको 18 रुपए का जीएसटी टैक्स वसूला जाएगा, जिसमें से आधा हिस्सा यानी 9 रुपया लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को यूटीए जीएसटी के अंतर्गत प्राप्त होगा। ठीक है। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आईजीएसटी क्या होता है, आपका टाइप्स ऑफ डीलर इन जीएसटी क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।